कि अचानक से उनका टिकट कटा करके दिल्ली भागे भागे पहुंचना, और तब पहुंचना जब राहुल गांधी भी दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल, कि मुकेश सहनी का रिप्लेसमेंट आईपी गुप्ता हो गए। कि एनडीए गठबंधन में जो स्थिति है, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी आरवी की, वो बेहतर है। कि उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीटें चाहिए जितनी सीटें आप जीतन राम मांझी को दे रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बाबा अपने संपादक सर जो है वो दिल्ली में मौजूद है, नमन सर। और अब नेताओं का भी दौर शुरू हो गया है दिल्ली और बिहार का। लगातार नेता जो है बिहार से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अपने संपादक जो है नमन मिश्रा सर, वो पहले से ही मौजूद है। तरह तरह की खबरें निकल रही हैं, हम लोगों के समक्ष आ रहा है, हम दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक ऐसा खबर निकला जिसमें हमको लगा कि एक खास कार्यक्रम जो है आपका बाबा वाणी, इसके तहत हम दर्शकों को जानकारी देने की कोशिश करें। तो मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है कि तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं, एनडीए में भी सीट बंटवारे की जो है लगभग चीजें फाइनल हो गई है, लेकिन कुछ खबरें ऐसे निकल कर आती है कि दर्शक सोचते हैं कि आखिर क्या चल रहा है इन खबरों के भीतर। लेकिन भीतर की खबर भी आप ही बताते हैं, ये भी हमारा एक खास कार्यक्रम है, लेकिन अभी बाबा वाणी के तहत हम बैठे हुए हैं। बाबा, किस तरीके से आप देख रहे हैं, एनडीए पहले सीट की घोषणा करेगा या पहले महागठबंधन सीट की घोषणा करेगा? जब जब नमन जी पटना छोड़ करके बाहर जाते हैं, चाहे वो दिल्ली जाए या कहीं और जाए जी, जब भी मतलब बिहार से बाहर होते हैं, तब तक कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, और ये वो भी जानते हैं अच्छी तरह से। बिल्कुल, ये संयोग भी हो सकता है जी, और कहा जाए तो इत्तेफाक भी हो सकता है। जी। देखिए, जैसे ही सब कुछ ठीक ठाक की बात की जा रही थी एनडीए गठबंधन में, सुबह सवेरे हमने एक खबर किया, और वो खबर जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट आया कि अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, और ये खबर आते ही एक तरह समझिए तो एक बूम हुआ बिहार की राजनीति में। थोड़ी देर के बाद उपेंद्र कुशवाहा से तो मेरी बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो एयरपोर्ट निकल चुके थे। इस ट्वीट के करने के बाद तुरंत वो निकल चुके थे, उनसे बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन उनके मुख्य प्रवक्ता से हमारी बातचीत हुई। जब मैंने उनसे बातचीत किया, रामपुकार सिन्हा से, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो बातें उन्होंने कही वो सीधी तौर पे थी कि जो सीटों का समझौता हुआ, या जो पिछले कई दिनों से लगातार उपेंद्र कुशवाहा घर पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे थे, उसमें सारी बातें नहीं हुई थी। वो ऊपर के लोगों से बात करना चाहते थे। जी, उन्होंने जो बातें बार बार कही कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार में कोई नेता है तो वो है उपेंद्र कुशवाहा जी। और ये बात कह करके उन्होंने ये बात एहसास करा दिया कि नीतीश कुमार की तरह ही वो चाहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व फैसला करे और उसके सामने बैठ करके निगोशिएट करे। बाबा हम तेजस्वी पे तो आएंगे ही, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक सवाल और। जैसे आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया सुबह में, आप देखे ही थे बीते दिनों किस तरीके से मांझी भी ट्वीट करते हैं और ट्वीट करके क्या जानकारी देते हैं, लेकिन उसमें 15 ग्राम लिखा हुआ था। मतलब कि कहीं ना कहीं उनके चीजों से दिखाई दे रहा था 15 सीट जो है वो मांझी जो डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने महाभारत के एक छंद को उद्धृत किया था कि रख लो अपने गांव तमाम, हम मुझे दे दो 15 ग्राम। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोशिश किए थे कि उस बात को कह करके वो इशारों में कहे। आपसे आज से करीब 5 महीने पहले मुझे याद आ रहा है कि उनके कोर टीम की बैठक हुई थी और उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था स्पेशली बातचीत करने के लिए, जिसमें मैं भी गया था और संपादक नमन मिश्रा जी भी गए थे। नमन जी ने तो एक इंटरव्यू भी किया था संतोष सुमन का, उनके पुत्र जो है पार्टी के, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उस समय भी उन्होंने ये बात कही थी कि 20 सीट से कम पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब जो मुझे समझ में आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को ये लगता है, उनकी टीम को, मेरी बातचीत भी हुई तो उसके आधार पर भी ये बात मुझे समझ में आई कि उपेंद्र कुशवाहा को उतनी सीटें चाहिए जितनी सीटें आप जीतन राम मांझी को दे रहे हैं। जीतन राम मांझी के पास है क्या? तो जीतन राम मांझी के पास एक केंद्र में मंत्रालय है और वो जीत करके एमपी बनकर सर, उनके बेटे के पास भी बिहार में मंत्रालय है। उनके बेटे के पास भी है और उनके पास 4 विधायक है। ये उनकी उपलब्धि है। ये बात उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में है, राज्यसभा से ही हो, अगर उन्हें क्षमता है तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा है। और 5 सितंबर को किस तरीके से मिलर स्कूल में लोगों की तादाद लग गई थी, निश्चित रूप से। तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि मेरा वोट बैंक ज्यादा है, मैं ज्यादा प्रभाव रखता हूं और फिर भी मुझे कम सीटें मिलती है, तो निश्चित रूप से अपने लोगों को समझाना मेरे लिए मुश्किल होगा। खैर, इस बात से हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गए। दिल्ली में जाते ही सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठतम कहिए पद पर बैठे हुए व्यक्ति है
उनसे जेपी नड्डा से उनकी बातचीत होती है। जेपी नड्डा से बातचीत के बाद क्या मामला सामने आया, आज जब हम खबर कर रहे हैं उसके 12 घंटा पहले हम लोगों ने एक खबर किया था। बिल्कुल, हम लोगों ने कहा था कि किसी भी तरह से 11 तारीख के शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है इंडिया गठबंधन का, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान के बाद और उनके ट्वीट के बाद ये कहीं ना कहीं खटाई में पड़ गया। लेकिन अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी क्षण चाहे फैसला हो या नहीं हो, एनडीए गठबंधन को सीट शेयरिंग के समझौता और सीट किसको कितना मिल रहा है ये घोषणा करना ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे आपके चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं। 17 तारीख को अंतिम तिथि है नामांकन दाखिल करने का, और जब आप उम्मीदवार घोषित करेंगे, कैंडिडेट घोषित करेंगे, संख्या घोषित करेंगे, सीट घोषित करेंगे, तो ऐसी स्थिति में उस उम्मीदवार को तैयारी करने के लिए भी कुछ समय चाहिए होगा। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं बाबा? देखिए, इस मुलाकात में आपने सुना भी होगा कि चिराग पासवान को मान मनोबल चल रहा था। नित्यानंद राय जब उनसे अंतिम मुलाकात किए उसके बाद से सब कुछ लगभग क्लियर नजर आने लगा कि अब सब बात हो गई है, और तुरंत चिराग पासवान ने भी एक पटना में उनकी मीटिंग हुई, एक तरफ जहां वो दिल्ली में बैठक कर रहे थे वहीं पटना में उनकी एक बैठक हुई, और उस बैठक में उनके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्होंने एक फैसला कर लिया। और इस फैसले के बाद जब दिल्ली की बैठक समाप्त हुई तो दोनों जब निकल करके आए, नित्यानंद राय और चिराग पासवान, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। और उसके तुरंत बाद चिराग पासवान की तरफ से एक संदेश आता है और जितने भी उनके शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। वहां कोर टीम की उनकी बैठक होती है जिसकी तस्वीरें भी आई हैं, हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को भी आप चला दें। तो वो तस्वीरें आने के बाद ये बातें साफ रही थी, और राजू तिवारी जो निकल करके आए, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने जो बातें कही उससे लग रहा था कि एनडीए गठबंधन में जो स्थिति है खास करके लोक जनशक्ति पार्टी आरवी की, वो बेहतर है। उन्होंने जो शर्त रखी थी या बात रखी थी उस पर वो कायम भी है और उनके साथ समझौता हो भी गया है जी। अब आगे दो लोगों की बात थी, क्योंकि पहले ही दो लोग तो संतुष्ट में से नजर आ रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड की भी पटना में कई मीटिंग्स हुई, आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेताओं के साथ भी बैठक हुई, और उसके बाद कई लोग जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन भी किए। भाजपा में भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। इस बीच में जो कुशवाहा और मांझी की डील है उस डील पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, कुशवाहा के साथ जेपी नड्डा की बातचीत में क्या निकल करके आया, ये अभी थोड़ा सा और उसके लिए वक्त चाहिए। आज पूरे दिन जो हम चर्चा करेंगे उसमें किसी भी वक्त 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी भी हमारे पास दिन में आज ये खबर आ सकती है कि क्या क्या बातें हुई और किस तरह की डील अंततः फाइनल हुई। लेकिन एक बात तय मान के चलिए, जो मैंने आज से 8-9 महीने पहले बिल्कुल सीटों का आंकड़ा बताया था, और देख ही रहे थे अभी थोड़ी देर पहले हम जी, मैं पुराने पन्ने पलट रहा था, तो हम लोगों ने देखा भी कि मैंने जून में जो सीट शेयरिंग का समझौता बताया था वो समझौता आज भी आप मीडिया में देख लीजिए तो सबसे मजबूती से चल रहा है। कल कई चैनल है ऐसे जो उसी सेम डेटा को चलाए हैं जी। तो हम लगातार उस चीज को बताते आ रहे हैं कि आखिर फार्मूला करने का 243 सीटों का कितना भी आप घिस लीजिएगा तो इलास्टिक नहीं कि बढ़ेगा, वो 243 से अधिक हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल, और न उससे कम हो सकता है। तो ऐसे स्थिति में आपको बंटवारा तो 243 में ही करना है। ऐसे में आप एक तरफ अब एनडीए गठबंधन की जब बात कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी भी बहुत हद तक संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है, ये होता है कभी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाता है कि कुछ और मिल जाए। कुछ और मिलने का मतलब है कि राज्यसभा मिल जाए, कुछ और मिलने का मतलब है कि एक एमएलसी और मिल जाए, जब ऑलरेडी पहले उनको मिला हुआ है। तो इन सब बातों को लेकर के एक दबाव की राजनीति जरूर चलती है, और ये बातें सब समझते हैं। चुनाव के समय में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी तरह से इंटैक्ट है और एनडीए गठबंधन में कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है उसमें बेचैनी ज्यादा है। महागठबंधन पूरी रात बैठक चली, जिस बैठक की सूचना भी हम लोगों ने दी। हम आप लोग रात में जाकर के 12 बजे 1 बजे तक दरियाफ्त करते रहे कि अंदर क्या चल रहा है, कुछ निकल के आ जाए, अंदर क्या चल रहा है, कुछ निकल के आ जाए। पूरा मीडिया का जमावड़ा, और घर के बाहर लोग ऐसे रोड पे दरी बिछा बिछा करके सो रहे हैं कि आपको टिकट मिल जाए, लेकिन राबड़ी आवाज से कोई सूचना ऐसी निकल करके नहीं आई। बिल्कुल, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है, और इसके साथ साथ कुछ और बातें भी समझ में आ रही है जी। बात ये समझ में आ रही है कि अचानक से आप देख लीजिए कि जिस आईपी गुप्ता को बुलावा नहीं आ रहा था, उस आईपी गुप्ता को अचानक सामने बुलावा आता है, और दिल्ली जाने से पहले जी तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करते हैं। तेजस्वी यादव के जो सीता सवार है संजय यादव, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। बिल्कुल, कई लोग जो इंतजार कर रहे थे दरवाजे पे, लेकिन
आईपी गुप्ता की एंट्री होती है, मुलाकात होती है तेजस्वी यादव से, संजय यादव से। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? इसके मायने के बारे में ही बता रहा था मैं कि उनकी एंट्री तब होती है जब एक बड़ी बात सामने नजर आती है, और बड़ी बात यह नजर आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आईपी गुप्ता अंदर घुसते हैं उससे ठीक पहले आपको पता होगा कि एक खबर आती है, और खबर यह रहती है कि मुकेश सहनी जो है अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटना शुरू कर चुके हैं। उनके कई उम्मीदवारों से मेरी बातचीत हुई, कई उम्मीदवार उनके आप लगातार देख लीजिए, वो अब सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट डालने लगे हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं, मैं यहां चुनाव लड़ रहा हूं, मैं यहां चुनाव लड़ रहा हूं। और ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी का रिप्लेसमेंट आईपी गुप्ता हो गए। जी, ये बातें भी चर्चा धीरे धीरे चलने लगी। बिल्कुल, मुकेश सहनी। लेकिन जी, इन सारी बातों में सबसे बड़ी बात है कि जो लोग पहले से वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, आज तक आपने देखा होगा कि एक चर्चा ये भी चली थी कि सूरजभान सिंह का परिवार ज्वाइन करेगा, उसकी भी सूचना अभी भ्रामक ही रही। जी, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि पशुपति कुमार पारस स्वतः चाह रहे हैं कि वो विलय हो जाए, उनको नहीं मिलाया जा रहा है, वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के सबसे ग्रीन सिग्नल नहीं है। लेकिन आईपी गुप्ता को बुला लेना ये कहीं ना कहीं इशारा जरूर करता है कि आईपी गुप्ता रिप्लेसमेंट हो सकते हैं और एक बार फिर से 2020 जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन इन सभी बातों में जो तेजस्वी यादव अचानक से, मैं पहले भी खबर कर चुका, कभी मैंने खबर किया था उसमें मैंने बताया था कि अचानक से उनका टिकट कटा करके दिल्ली भागे भागे पहुंचना, और तब पहुंचना जब राहुल गांधी भी दिल्ली में नहीं है। बिल्कुल। तो आखिर वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं? एक कारण तो पता है मुझे जी, कि उन्हें न्यायालय में पेश होना है 13 तारीख को उनको पेश होना है। 12 तारीख को एक दिन पहले वो पहुंच गए। शाम में जब वो 11 तारीख को गए तो किसी को पता नहीं था, और अंतिम मुलाकात उनकी हुई है आईपी गुप्ता से। बिल्कुल। खबर यह भी है कि आईपी गुप्ता भी दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और ये बड़ा मैं बार बार बता रहा हूं, अभी तक संपादक नवनीत जी से मेरी बातचीत इस विषय पर नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि एक बात तय है कि कुछ बात तो जरूर है जिसकी पर्देदारी है, जहां एक तरफ हिडन फार्मूला जो है एनडीए गठबंधन का वो अब सामने आ गया है। 101, 102, 26, 7 और 6 जी, ये फार्मूला कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। 1-2 सीटों का इसमें अंतर हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। ये फार्मूला कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन, लेकिन हम चाहेंगे बाबा कि ये जब बड़ा खेला होगा तो आप अपने खास कार्यक्रम भीतर की बात में करें, क्योंकि ये भीतर की खबर होगी और हम अभी दर्शकों को इंतजार करने देते हैं। बिल्कुल। अब इसमें एक ही बात मैं जोड़ करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तेजस्वी यादव जो दिल्ली गए हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अपने दर्शकों को मैंने बता दिया है कि तेजस्वी यादव दिल्ली जाने से पहले उन्होंने एक प्रयास किया था 2 दिन पहले जी, सीटों का लिस्ट भेज करके कि ये लीजिए कांग्रेस भाई आपको इतना सीट दे देते हैं, ये लीजिए लेफ्ट भाई आपको इतना सीट दे देते हैं, ये लीजिए वीआईपी भाई आपको इतना सीट दे देते हैं, बाकी छोड़ दीजिए हम बाकी लोगों को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन लोगों की संतुष्टि नहीं हुई, बिल्कुल। जिसका नतीजा कि तेजस्वी यादव को भागे भागे एक दिन पहले पहुंचना पड़ा दिल्ली, और दिल्ली जाकर के वो कहीं ना कहीं रिलैक्स होंगे जरूर कि यहाँ के किचकिच से पिच से वो दिल्ली में गए। कल उन्होंने उम्मीदवारों की जो भीड़ थी उनसे भी मुलाकात की, देर रात बातचीत किया और कहा कि देखिए सबको टिकट देना संभव नहीं है, लेकिन ये जो समय होता है टिकट बंटवारे का, ये काफी हैट्रिक पोजीशन होता है और खास करके नेताओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। तेजस्वी यादव का दिल्ली जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे ही उनको ये पता चल गया कि एनडीए में सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, तो अब वो ये पता कर रहे होंगे कि उनको कैसे इससे पार पाना है और अपने गठबंधन में कैसे, क्योंकि अपने गठबंधन के वो बॉस भी है जी, बिल्कुल। तो उनको दिल्ली में बैठ करके जो सेकंड नंबर की पार्टी है कांग्रेस, उससे बैठ के मंत्रणा करना होगा, उसको पटरी पर लाना होगा। और इसके लिए देखिए क्या कुछ निकल के सामने आता है। सिंपल सी बात यह है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, महागठबंधन में विवाद है, और इस विवाद को शांत कैसे करते हैं, क्योंकि चुनाव में तो आपको उतरना पड़ेगा, और चुनाव में अगर आपको बड़े मजबूत प्लेयर से लड़ना है तो आपके पास नए नए तरीके होने चाहिए। सिर्फ स्पिन से, ऑफ स्पिन लेग स्पिन से नहीं होगा, गुगली भी बीच बीच में डालना होगा और कैरम बॉल भी डालना होगा। तो उसकी तैयारी तेजस्वी यादव को करनी होगी।
बिल्कुल। अब चलिए, देखना दिलचस्प होगा जो चीजें पटरी से उतर गई है वो पटरी पे कैसे आएगा। आप हमारा खास कार्यक्रम बाबा वानी देख रहे थे, तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।